नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आज के वीडियो लेक्चर में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से ये एडवांस फॉर्मेंस के क्वेश्चन को सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है द एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेंस। एटम का न्यूक्लियस जो बना होता है किससे बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? फोटॉन से। तो याद रखिएगा आंसर में एटम के अंदर एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर सिंगल पॉजिटिव, न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ओके, और कहता है फोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, फोटॉन किसका पार्टिकल है? फोटॉन जो है वो लाइट का पार्टिकल है ना। तो फोटो का मतलब ही होता है लाइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है एटॉमिक न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियस में उसका पूरा जो है किसी एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में रहता है। तो मास पार्टिकल्स कौन हो गए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब देखेंगे तो यहाँ पर मास के यहाँ पर चार्ज जो है वो -1 है, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर 0 चार्ज है। और मास के लिए चलते हैं तो यहाँ मास जो है 1/1837 रिलेटिव मास। यहाँ पर कितना है? 1 mu और यहाँ भी लगभग 1 mu। मास पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस की बात बोल रहा है तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आइसोटोन पे बेस्ड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एन आइसोटोन ऑफ जर्मेनियम। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मेनियम का आइसोटोन चेक करना है। तो आइसोटोन कहते किसे पहले ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए और प्रोटॉन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे? 1 बाय 1 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ जर्मेनियम का लेते हैं, जर्मेनियम का, है ना। तो जर्मेनियम आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन पे पहले चलते हैं। अगर यहाँ पे निकालना है तो इलेक्ट्रॉन 32, प्रोटॉन भी क्या है? 32 है और न्यूट्रॉन कितना होगा? 76 माइनस 32, यहाँ पर 44 आ रहा है। ठीक है, अब इसी से मैच कराना है, 32 और 44 मैच करना चाहिए इसमें से किसी से, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस केस में देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन कितना है? 32, प्रोटॉन कितना है? 32 और न्यूट्रॉन कितना है? 77 माइनस 32, ये कितना आ जाएगा? अब चेक कीजिए तो यहाँ पर 45 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 और 45 है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो गया है, 44 और 45, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। आइए इसमें चलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 33 है, प्रोटॉन भी 33 है, मतलब प्रोटॉन डिफरेंट हो चुका है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन जब फाइंड करेंगे 77 माइनस 33 तो क्या होगा? 4 हो जाएगा और यहाँ 44 हो गया। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो ये दूसरे के क्या होंगे? आइसोन्यूट्रॉनिक, या इसी को आइसोटोन कहा जाता है। इसको आइसोन्यूट्रॉनिक के नाम से भी जानते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है? 34, प्रोटॉन कितना है? 34 और न्यूट्रॉन कितना है? 77 माइनस 34, तो यहाँ पर 43 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन मैच नहीं करता है और यहाँ पर प्रोटॉन भी मैच नहीं करता है, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना है? 34, प्रोटॉन कितना है? 34 और न्यूट्रॉन कितना है? 78 माइनस 34 कितना हो जाएगा? 44। तो यहाँ पर प्रोटॉन डिफरेंट है, यहाँ 32, यहाँ 34 और न्यूट्रॉन क्या है? सेम है, 44, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में बी और डी दोनों क्या है? करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 एटम के रेडियस और न्यूक्लियस के रेडियस से बेस्ट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि ये न्यूक्लियस और ये एटम है। क्या पूछता है? रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना। रेडियस ऑफ क्या? एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस पूछ रहा है। तो आपको सिर्फ याद रखना है 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर
और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ये 2 डिजिट याद रखना है। अब क्या है, इसमें से एक जो है वो एटम के रेडियस को एक्सप्लेन करता है और एक न्यूक्लियस का रेडियस। आप देखिए न्यूक्लियस का रेडियस कितना छोटा होगा, तो जो इसमें माइनस में जो बड़ा होगा वही छोटा होता है। कहने का मतलब ये किसका है, ये है रेडियस ऑफ, ये क्या है, रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, और ये क्या होगा, रेडियस ऑफ एटम। क्या होगा, रेडियस ऑफ एटम, है ना। इस तरह से आप जब ऑप्शंस को देखते हैं तो इस सेंटीमीटर में तो दिया ही हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ। रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किसके साइज से रिलेट करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले आंसर्स को यहाँ देखेंगे, आंसर्स को यहाँ देखेंगे, ABC यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर्स को यहाँ पे देखेंगे कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या हुआ था। उसमें थिन गोल्ड फॉइल पर, ठीक है, यहाँ पर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल से, है ना, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल से क्या किया गया था, बम्बार्डमेंट कराया गया था। ओके, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया गया था। तो यहाँ पर देखा गया था कि बहुत सारा जो रे है वो अपने पास से डिफ्लेक्ट भी किया था और इसको पार करके स्ट्रेट लाइन में निकल गया था। कुछ रे अपने पास से डिफ्लेक्ट किया स्लाइटली, तो आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हुआ था। यहाँ से ये अल्फा रे कैसा होता है जरा देखिए। अल्फा का मतलब हीलियम से समझिए 2 और 4, मतलब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है और मास इसका 4 mu 4 यूनिट है, 4 हाइड्रोजन एटम पे ऐसा है। तो अल्फा पार्टिकल में मास भी और पॉजिटिव चार्ज भी। अल्फा पार्टिकल को गोल्ड थिन गोल्ड फॉइल से, किससे, गोल्ड थिन गोल्ड फॉइल से यहाँ पर इस पर अटैक कराया गया, तो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, है ना, कितना परसेंट, 99%, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करता है और इसको पार करके चला जाता है। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अपने पाथ से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब 1 अल्फा इन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ पे लौट आते हैं। इससे पता चलता है कि अल्फा जो है जहां से लौटा है वही उसका सेंट्रल पार्ट है, किसका, एटम का। और इसी सेंट्रल पार्ट में कौन है, इसके मास पार्टिकल है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो कहता है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ द, है ना। तो किसकी बात करता है, क्या ये एटम की बात करता है, न्यूक्लियस की बात करता है, न्यूट्रॉन की बात करता है, या फिर देखिए न्यूक्लियस है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो याद रखिए रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग के बाद हम लोगों को न्यूक्लियस का पता चला था, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। कहता है कि दिए गए कॉन्फ़िगरेशन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्या है, मेटल है मोस्टली, लेकिन नॉन मेटल कहाँ से स्टार्ट होता है, बीच में मेटलॉइड भी आता है, लेकिन मेटल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 और 7 हो सकता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और किसके लिए, नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल्स के लिए। अब जब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव, है ना, नॉन मेटल्स, है ना, ये जो है नॉबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों को इसमें सेट करना है। जैसे ऑप्शन ए है NH2 और NP3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 2 5, NH2 NP4 4 + 2 6, NH2 NP5 5 + 2 7, NH2 और NP6 6 + 2 8। तो ये तो नॉन रिएक्टिव हो गया। अब ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन वाला। यहाँ पर देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, सी, क्योंकि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन सी करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर 37 यहाँ पे Z इक्वल टू दिया हुआ है, उसका करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 है। इसको जब अरेंज करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 आता है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। तो लास्ट सेल क्या है? फिफ्थ सेल। यहाँ पर 5s1 के लिए हमको क्वांटम नंबर का सेट निकालना है। अब आप बेसिक समझिए, n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू 1 से क्या होता है? इनफाइनाइट। उसके बाद l है एजीमुथल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसमें l की वैल्यू जो है 0 से लेके n-1 तक होता है। m का वैल्यू -l से 0 से +l तक होता है और s का वैल्यू ±½ होता है। मतलब +½ है तो क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, एंड -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया है 5s1 के लिए। किसके? 5s1 के लिए हमें 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो हम लोग रेडी करते हैं। n का वैल्यू कितना होगा? 5, क्योंकि ये क्या है? ns1। n का वैल्यू 5 है। उसके बाद l का वैल्यू क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, l इज इक्वल टू 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए, 2 होता है d के लिए और 3 होता है f के लिए। तो यहाँ पर l इज इक्वल टू क्या लिया है? s के लिए हम लोग 0 ले लेंगे तो 0। अब m इज इक्वल टू आते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? m की जो वैल्यू है l पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 0 हो जाएगा और s का वैल्यू क्लॉकवाइज के लिए +½ होगा, है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं 5 0 0 +½ तो ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन ए में देखिए 5 0 0 +½ है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड निकालना है। आइए तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3s एंड 2p रेस्पेक्टिवली आर। रेडियल नोड क्या है? दिया हुआ है, इसमें निकाल के देना है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1 एंड एंगुलर नोड इज इक्वल टू होता है l। तो इस फॉर्मूले को आप नोट करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 करके इस पे सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है? रेडियल नोड। तो नाउ और इसके लिए 3s है ना, 3s के लिए नंबर ऑफ क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3s। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, n-l-1। n का वैल्यू क्या है? 3 है। l का वैल्यू 0 होता है s के लिए, 2 होता है p के लिए, 3 होता है d के लिए और l इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखेंगे 1 2, यहाँ पे 3। एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ, l इज इक्वल टू 0 है इसके लिए, 1 है p के लिए, 2 है d के लिए और 3 है f के लिए। तो देखिए l का वैल्यू कितना है? 0 और -1। तो क्या होगा? 3 - 1 इज इक्वल टू कितना है? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमने 2 निकाला, पहले क्या निकाला है? 2। तो इसके लिए हमको 2 आ गया। अब 2p के लिए निकालते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2p के लिए। ठीक है, तो 2p के लिए जब निकालेंगे फॉर 2p, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 2p, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा n-l-1। n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू अभी हमने लिखा था, कितना लिखा था? p के लिए 1 होता है और माइनस, तो क्या होगा? 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या निकला है? 0। अब देखिए इसके लिए 2 निकला और इसके लिए 0 निकला है। 2 और 0 का सेट कहाँ है? ऑप्शंस में आइए, ए ऑप्शन को दिख रहे हैं, 2 और 0 का सेट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम इज। क्रोमियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में कौन सा करेक्ट है। आइए क्रोमियम, इसका 24 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये किसका हो गया, आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो चुका है, 20 के बाद 4, ठीक है। अब देखिए इसको जब अरेंज करते हैं तो हम लोगों को मिलता है आर्गन, आर्गन लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा 3d4 और 4s2। अब आप देखिए लास्ट सेल जो है, लास्ट सेल जो है ये क्या है, यहाँ पर 4s2। ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी का रूल कहता है एस स्टेबल है हाफ फील्ड पर या फुल फील्ड पर। पी कैसे स्टेबल है, या तो कंप्लीटली हाफ फील्ड हो P3 हो या फिर P6 हो, ओके। और डी का भी स्टेबिलिटी आप देख लीजिए, डी स्टेबल है जब ये 5 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास कितना हो 5 हो, और नहीं तो 5 अगर नहीं हो तो ये क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ का भी यही है 7 और 14 पे। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल जो है वो स्टेबल है, उसके पीछे वाला अनस्टेबल है, तो ये स्टेबलाइज करने के इसको एक देगा। और कॉन्फ़िगरेशन जो निकल के आएगा क्रोमियम 24 का वो ऐसा होगा, आर्गन यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d5 4s1 ये हो सकता है। और इसको 24 क्रोमियम आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन, और 4s1 और 3d5। ये दोनों में से आप ऑप्शन सेलेक्ट को मिलाइए, ये दोनों में से जो मिलेगा ऑप्शन में वही आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं, आर्गन तो है ही सब में, 3d5 4s1 या 4s1 3d5। देखिए 3d5 4s1 है, उसके बाद देखते हैं तो 3d5 4s1 है, यही आंसर करेक्ट होगा 3d5 4s1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्वांटम नंबर पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये किसका बताता है, सब ऑर्बिट के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर एक्सिस। तो आप इंफॉर्मेशन देख लीजिए, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है, ये साइज ऑफ ऑर्बिट को बताता है, क्योंकि n का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा 1 2 3 4, आप देखेंगे n का वैल्यू 1 है तो एक सेल बनाएंगे, 2 है तो 2 बनाएंगे, 3 है तो 3, इस तरीके से साइज भी इंक्रीज करता है। सो ऑप्शन दिया गया, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू साइज ऑफ ऑर्बिटल को, करेक्ट है, क्योंकि n का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। n का वैल्यू इंक्रीज करेगा 1 to इनफाइनाइट होता है तो साइज भी इंक्रीज करेगा। लेकिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम को नहीं बताता, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पर नहीं बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी नहीं बता रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 नोडल प्लेन पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल इज। आइए इसका आंसर करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 एंड 0। तो सबसे पहले p सब ऑर्बिट को देखिए, इसमें क्या होता है px होता है, py होता है और pz होता है। ये px का पूछ रहा है नोडल प्लेन। तो सबसे पहले p का शेप कैसा है डम्बल, p का शेप कैसा है डम्बल। तो जब p को आप बनाते हैं तो px py pz मतलब x y z एक्सिस के लोग इसको रखते हैं। तो अगर सपोज आपने इस तरह से लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये x है, ये y है, ये z है, ये x के नीचे x डैश, y के नीचे y डैश और z के नीचे z डैश लेते हैं,
ये क्या है ये px क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। इसी तरह जब py बनाते हैं तो आप कहाँ लेते हैं, y पे लेते हैं, ठीक है, डम्बल, और इस तरीके से आप x y और z पे आ जाते हैं, है ना। x डैश होता है, y डैश होता है और z डैश होता है। यहाँ क्या है, py ऑर्बिटल। और जब pz बनाते हैं आप तो इस तरीके से आप यहाँ पे pz ड्रॉ कर पाएंगे। ये x है, ये y है, ये z है, x डैश होगा, y डैश होगा और z डैश होगा। ये क्या है pz ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन को देखिए, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px, सिर्फ px का पूछ रहा है, तो टोटल कितने होंगे, टोटल यहाँ पर 3 नोडल प्लेन होंगे। टोटल नोडल प्लेन्स कितना होगा, यहाँ 3, px और py और pz के लिए। लेकिन सिर्फ px के लिए पूछ रहा है तो कितना होगा, 1, इसके लिए भी इंडिविजुअली, इसके लिए भी 1 और इंडिविजुअली इसके लिए भी 1। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ px के लिए, क्या होगा आंसर 1। स्क्रीनशॉट लीजिए।